हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी कू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोगों ने मानव में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे बेटा। और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कहा था कि जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र आहार नाल और जो आपकी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं उन पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। यदि हम लोग आहार नाल के पार्ट की बात करें तो उसकी सबसे पहले आहार नाल का जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है मुख वाला भाग। ये मुख जो है ये दो ओष्ठ के द्वारा क्षैतिज रूप से क्या पाए जाते हैं, दो होस्ट लिप्स पाए जाते हैं जो गतिशील होते हैं। इनको गतिशीलता प्रदान करने के लिए ऑर्बिक्यूलर्स पेशियाँ होती है, ऑर्बिक्यूलर पेशियाँ मसल्स, उनकी वजह से इनमें गतिशीलता होती है। इन होठों के अंदर क्या होंगी, रक्त वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं जिनकी वजह से इनका रंग हम लोगों को कैसा दिखाई देता है, लाल जैसा हम लोगों को दिखाई देता है। तो ये लिप्स और मुख वाले पार्ट के बारे में हुआ। मुख आगे चल के जिस भाग में खुलेगा उसको बोला जाता है मुख गुहा, बकल कैविटी। मुख गुहा के अंदर अपन लोग बात करें तो जो दांत होते हैं बेटा और जो आपके गाल होते हैं इनके बीच में जो स्थान होता है उस स्थान को प्रगान वेस्टिब्यूल कहा जाता है। उसके बाद जो मुख गुहा जो जितना भी शेष भाग रहता है प्रगान के अलावा उस भाग को बोलते हैं मुख गुहा। इस मुख गुहा के अंदर एक तो आपके क्या होते हैं, दांत होते हैं, टीथ होते हैं। मानव के अंदर यदि हम लोग शिशु अवस्था की बात करें तो शिशु अवस्था में इन दांतों की संख्या 20 होती है। यदि 17 वर्ष की आयु तक की बात करें तो इन दांतों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है। लेकिन 17 वर्ष की आयु के पश्चात यानी 18 वर्ष से लेकर और 25 वर्ष की आयु के अंदर जो लास्ट में जो मोलर दांत होते हैं उनमें 4 मोलर दांत और आ जाते हैं, जिनसे 4 और आ जाने से प्लस हो जाने से टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 32। जो 4 दांत आते हैं इन 4 दांतों को अक्ल दांत अक्ल दांत, विजडम टीथ कहते हैं, जो कि अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अवशेषी अंग के रूप में होता है, इनका कोई यूज नहीं होता है। यदि हम लोग बात करें दांतों की आगे तो मानव के अंदर जो दांत होते हैं ये एक गर्त के अंदर धसे हुए रहते हैं, इसलिए मानव में गर्त दंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मानव के अंदर जो दांत हैं ये जीवन में 2 बार आते हैं। एक बार जो पहले आएंगे उनको दूध के दांत बोलेंगे, मिल्क टीथ, और बाद में आने वाले को परमानेंट टीथ, स्थायी टीथ कहा जाता है। इसलिए मानव में जो दांत होते हैं वो द्विवार दंती प्रकार के होते हैं। और उसके बाद मानव के अंदर जो दांत आते हैं वो 28, 20 या फिर 32 जो भी हम लोग दांत बोलेंगे इस अवस्था के अनुसार, तो वो अलग अलग प्रकार के आते हैं, इसलिए विषम दंती प्रकार के होते हैं। मानव के अंदर पाए जाने वाले जो बेटा दांत हैं ये दांत 4 प्रकार के मानव में दांत आते हैं। सबसे पहले कृंतक दांत आते हैं, इंसीजर टीथ आते हैं। इंसीजर टीथ के बाद रदनक टीथ आएंगे, कैनाइन टीथ आते हैं। रदनक के बाद आते हैं आपके प्रेचवर्णक टीथ, प्री मोलर टीथ आते हैं। प्री मोलर टीथ के बाद आते हैं चवर्णक टीथ, मोलर टीथ। कृंतक दांत भोजन को उतरने में सहायक होते हैं। रदनक दांत भोजन को चीरने फाड़ने में सहायक होते हैं। चवर्णक और प्रचवर्णक ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। यदि आगे हम लोग बात करें बेटा
दांतों के बाद जो मुख गुहा के अंदर दूसरी रचना पाई जाती है वो होती है पैलेट। पैलेट यानी तालु। तो मुख गुहा का जो फर्श होता है उस फर्श को तालु कहा जाता है। मानव की मुख गुहा के अंदर जो अग्रभाग होता है उस अग्रभाग के अंदर जो पैलेट होता है वो पैलेट होता है हार्ड पैलेट, कठोर तालु होता है। और जो पश्च भाग होता है उस पश्च भाग के अंदर सॉफ्ट पैलेट पाए जाते हैं। जो टॉन्सिल बनेंगे वो टॉन्सिल्स किस पे बनते हैं? सॉफ्ट तालु के ऊपर बनते हैं। इसके बाद यदि अपन लोग बात करें तो मुख गुहा के अंदर एक मांसल पेशीय रचना जीभ पाई जाती है जिस पर रसांकुर, स्वादांकुर पाए जाते हैं, पेपिलाएं पाई जाती हैं। 4 प्रकार की पेपिलाएं इसकी सतह पर क्या होती है? उपस्थित होती हैं। सामान्यतः जो जीभ है इस जीभ का जो अग्रभाग होता है ये अग्रभाग हमें मीठे का ज्ञान करा देता है। फिर हमारे पास जो कड़वे का ज्ञान कराने वाला वो पश्च भाग है और पार्श्व भाग हमें नमकीन का ज्ञान कराता है, खट्टे का ज्ञान कराता है। और उसके बाद मुख गुहा के अंदर मानव की यदि मुख गुहा की बात करें तो उसके अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी क्या पाई जाती है बेटा? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके द्वारा लार का स्त्रावन होता है। जिनके द्वारा क्या होगा? लार का स्त्रावन होता है। और जो लार सलाइवा सीक्रेट होगी ये भोजन को पचाने में सहायता करती है। और यहाँ पर जो लार का मिश्रण बनेगा, भोजन प्लस लार का मिश्रण, भोजन प्लस लार का मिश्रण बनेगा, उसको बोलस कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं बेटा? बोलस बोलते हैं। मुख गुहा आगे की ओर ग्रसनी वाले भाग में खुलेगी। तो मुख गुहा का जो एक भाग होगा उसको तो बोल देंगे ओरोफेरिंक्स, और एक म्यूकोफेरिंक्स वाला पार्ट होता है। ग्रसनी आगे की ओर ग्रसिका वाले भाग के अंदर खुलेगी, ओसोफेगस वाले भाग के अंदर खुलती है। ओसोफेगस फिर आगे चल के एक थैले के समान रचना के अंदर जो डायफ्राम के नीचे की ओर स्थित होती है, आमाशय, स्टोमच के अंदर खुलेगी। यदि आमाशय की औतकी की बात करें तो आमाशय के अंदर सबसे बाहर की ओर सिरोसा स्तर पाया जाता है। फिर सिरोसा के नीचे पाए जाने वाला जो स्तर होता है मस्कुलर लेयर होगी, पेशीय स्तर पाया जाता है। पेशीय स्तर के नीचे की ओर जो लेयर होगी उसको बोलते हैं हम लोग सब म्यूकोसा लेयर। और सब म्यूकोसा के अंदर इनरमोस्ट जो लेयर होगी वो कौन सी होती है? म्यूकोसा परत होगी। आमाशय के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? स्त्रावन होता है। और यहाँ पर भोजन का अस्थायी संग्रह भी होता है। आमाशय आगे की ओर यदि इसके भाग की बात करें तो इस तरह से ये फंडस, बॉडी और पाइलोरिक भाग होते हैं। फंडस, बॉडी, काय और पाइलोरिक भाग। तो जो पाइलोरिक भाग है वो आगे चल के छोटी आंत के जो डूडेनम वाला भाग होता है उस डूडेनम वाले भाग से जाके जुड़ जाता है। ये डूडेनम आगे की ओर, तो छोटी आंत के पार्ट डूडोनम है, ये डूडोनम आगे की ओर हम लोगों ने चार्ट में भी देखा था कि डूडोनम आगे चल के जेजुनम वाला जो भाग होगा उस जेजुनम वाले भाग से जुड़ती है। और जेजुनम आगे की ओर जो खुलेगा वो किस में खुलेगा? आप लोगों के इलियम वाले भाग में। इलियम जो वाला भाग है, इनकी सबकी सतह पर कपाट, स्फिंक्टर पाए जाते हैं जो भोजन को
केवल अंदर की ओर प्रवेश कराते हैं, बाहर निकलने से रोकने का काम करते हैं। इलियम के बाद जब बड़ी आंत का भाग देखेंगे तो वो सीकम आएगा। सीकम आगे चल के कॉलन वाले भाग में खुलेगा और कॉलन वाला भाग आगे चल के रेक्टम वाले भाग में खुलेगा और रेक्टम की सतह पर भी वही स्फिंक्टर पाए जाते हैं और रेक्टम आगे की ओर अंततः आहार नाल का जो अंतिम भाग होगा, गुदा वाला भाग एनस वाले पार्ट में खुल जाता है, जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जो बनेंगे मल, तो अपशिष्ट पदार्थों को मल के रूप में क्या किया जाता है, त्यागा जाता है। पाचक ग्रंथियों की बात करें तो पाचक ग्रंथियों में एक तो आपकी लार ग्रंथि आ गई, लार ग्रंथियों के बाद लीवर, यकृत जो भी एक प्रकार की पाचक ग्रंथि है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जो कि पित्त रस का स्त्रावन करती है, बाइल जूस का सीक्रेशन करती है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। भोजन को पचाने में सहायक होता है। लीवर बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि इसके सर्वाधिक कार्य हैं, क्योंकि यदि यही भाग बॉडी का खराब हो जाता है तो सारे तंत्र कार्य करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और अंत में एक सहतूत की समान रचना आमाशय के एक तरफ स्थित होती है, जिसको अग्नाशय पैंक्रियाज कहते हैं, जिससे अग्नाशयी रस का स्त्रावन किया जाता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है। लीवर कोष्ठ के समान दो कोष्ठों में, दो चैम्बरों में बटी हुई रचना होती है, जिसके चैम्बर के एक भाग पर नीचे एक थैली के समान रचना पाई जाती है, जिसको पित्त की थैली गॉल ब्लेडर कहते हैं। पित्त थैली गॉल ब्लेडर वाला भाग होता है बेटा। तो इस तरह से हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के बाद हम लोगों के पास क्या पूरा होता है, पाचक ग्रंथियाँ पूरी होती हैं। इसके बाद आपके इस चैप्टर के अंदर जो पार्ट रिमेनिंग है वो कौन सा है, पाचन की कार्यकी। पाचन की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात करें तो हम लोगों ने जो भोजन को ग्रहण किया है, सबसे पहले हमारे भोजन का क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का विभिन्न स्रोतों के रूप में अंतः ग्रहण किया जाता है। अंतः ग्रहण करने के बाद फिर उस भोजन का क्या किया जाता है, पाचन। भोजन का क्या होगा, पाचन किया जाता है। पाचन की क्रिया एक तो मुख गुहा में होगी, मुख गुहा में होगी, एक पाचन होगा आपके कहाँ पर, आमाशय के अंदर, और एक आमाशय के बाद में फिर जो पाचन की क्रिया होगी वो आंत्र के अंदर होगी, इंटेस्टाइन वाले भाग के अंदर पाचन होता है। और इस पाचन की क्रिया के अंदर विभिन्न एंजाइम एवं पाचक रस जो कि पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए गए हैं वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और भी यदि कहें तो भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों का जो पाचन है, भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों का पाचन आहार नाल के भिन्न भिन्न भागों में होता है। अलग अलग भागों में अलग अलग भोज्य पदार्थों का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। पाचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो पचित भोजन है, उस पचित भोजन का क्या किया जाता है, अवशोषण होता है। आंत्र की दीवारों के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्बेशन होगा। और अवशोषण के बाद में फिर स्वांगीकरण की क्रिया होगी, ऊर्जा उत्पादन होगा, स्वांगीकरण होगा। और उसके बाद ऊर्जा उत्पादन के बाद जो शेष बचा हुआ भाग होगा, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो भाग बनेगा, उसको फिर क्या कर दिया जाता है बेटा, शरीर से बाहर परित्याग कर दिया जाता है, जिस क्रिया को बहिर् क्षेपण बोल देते हैं। इस प्रकार से मानव के अंदर पाचन की क्रिया इन निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहला स्टेप अंतःग्रहण होगा। अंतःग्रहण के परिणाम स्वरूप उन भोज्य पदार्थ के कणों का
पाचन होगा, जो पाचन गुहा में होगा, आमाशय में होगा और आंत्र में होगा। अलग अलग पदार्थों का पाचन अलग अलग स्थानों पर होगा। पाचन के परिणाम स्वरूप फिर आंत्र की दीवारों की द्वारा उस भोज्य पदार्थ को क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। अवशोषित करने के बाद उससे ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिसको स्वांगीकरण कहेंगे। और स्वांगीकरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के अंदर कुछ अपचित पदार्थ बच जाएंगे, शेष रह जाते हैं। तो उन अपचित पदार्थों को अवशिष्ट पदार्थों के रूप में शरीर से बाहर गुदा मार्ग के द्वारा परित्याग कर दिया जाता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है, बहिर्क्षेपण कहलाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो मानव का पाचन तंत्र था, वो मानव का पाचन तंत्र फिनिश होता है। थैंक यू।